नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारे रिक्त स्थान भी रहेंगे, सही जोड़ियां भी रहेंगी और एक शब्द में आंसर भी रहेंगे। ये सब हम करेंगे। तो दोस्तों मैं क्रम से एक सीरीज़ में चला रहा हूँ जिसमें सभी के मैं ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ। जिन यूनिट से आपको ऑब्जेक्ट आने हैं एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, उन यूनिट के मैं ऑब्जेक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने नहीं देखा अभी तक और जो यूनिट मैंने ऑब्जेक्ट करा दिए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर आप देखिए, मिल जाएंगे, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यहाँ इसका लिंक दिया है तो आप जाकर इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो हमसे कह रहा है संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो संक्रमण तत्व है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो दोस्तों हमने आपको पहले से जब हमने पढ़ाया था तो ये बता के रखा था, जो संक्रमण तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं, और डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ हमने बता दी थी। संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें से पहली हमारी 3D श्रेणी है ना, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, और हमारी ये 6D श्रेणी, 4 श्रेणी हैं। ठीक है, जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो इसका हमसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। तो दोस्तों जो संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 D1 से 10 और NS2। यहाँ पर आपका दोस्तों जो ऐसा भी हो सकता है, जो NS2 लिखा है वो ऐसा भी हो सकता है NS1 से 2, तो भी आपका वो सही होगा। ठीक है, तो आपका ये सही आंसर होगा n-1 D1 से 10, क्योंकि आपको पता है D में 1 से लेकर 10 तक ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जो S होता है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। तो उसमें 1 या 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो आपका आंसर फिर क्या होगा, सही, हमारा यही होगा हमारा आंसर सही। ठीक है, तो आप इनको याद रखना, क्योंकि संक्रमण तत्व हो गया और ये दुर्लभ मृद तत्व हो गया, इनका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा दोस्तों ऑब्जेक्ट है लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है। जब लेंथेनाइड संकुचन होता है मेरे भाई, तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण हो क्या जाता है। तो ऑप्शन है हमारे F कक्षकों का नगण्य परीक्षण प्रभाव, बिल्कुल गलत है आपका। ठीक है, नाभ के आवेश में वृद्धि, ये भी गलत है। नाभ के आवेश में कमी, ये भी गलत है। और ये परीक्षण प्रभाव में कमी, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सही क्या है, यहाँ से हमारा सही क्या है। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया है। आपका जो सही है वो पहला है, F कक्षकों का नगण्य परीक्षण प्रभाव। जो F कक्षक होते हैं वो कम से कम परीक्षण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। लेंथेनाइड संकुचन के कारण क्या होता है, जो F कक्षक होते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड है तो लेंथेनाइड तो F ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, तो F ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो F कक्षकों का नगण्य परीक्षण प्रभाव, आपका ये पहला सही होगा। ठीक है, कम परीक्षण प्रभाव दर्शाते हैं F ब्लॉक के तत्व लेंथेनाइड संकुचन के कारण। ठीक है, चलो हमारा अगला ऑप्शन है क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण निम्न की निश्चितता के लिए किया जाता है। जो क्रोमिल क्लोराइड होता है, क्या होता है क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, ये जो परीक्षण होता है किसकी निश्चितता के लिए किया जाता है, आपको आंसर इसमें देना है। तो दोस्तों ये जो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्लोराइड Cl- आयन की निश्चितता के लिए किया जाता है, Cl- आयन की निश्चितता के लिए एक किया जाता है, तो आपका आंसर होगा Cl-। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोहल लवण का सूत्र क्या है। देखो आपने दोस्तों ये प्रैक्टिकल किया होगा, मोहल लवण वाला जो है ना आपने प्रैक्टिकल किया होगा। तो जो मोहल लवण का जो सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये आपका फॉर्मूला है, ये मोहल लवण का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है और ये बोल रहा है क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो आपको दोस्तों क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो तो पता ही है, कितना होता है, 24, है ना। तो यदि मैं बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन इसका जो विन्यास होता है वो होता है आपका 4s2 और 3d4 होता है, ये होता है। लेकिन दोस्तों आबाहु जो वैज्ञानिक है, आबाहु ने बताया था कि जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं और जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अपूर्ण कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं।
तो आप देख रहे हो डी में कितने हैं, 4 हैं, मतलब ये ना तो अर्धपूरित है और ना ही पूर्ण पूरित, मतलब ये अपूर्ण है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आपका पूर्ण है। लेकिन दोस्तों यदि इसमें आपसे एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यदि जो एस है इस एस से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक, फिर भी ये अर्धपूरित रहेगा। देखो अभी ये पूर्ण पूरित है तो स्थायी है, लेकिन यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ले भी लिया जाए तो भी ये अर्धपूरित होगा, मतलब तब भी क्या होगा, स्थायी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एस है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, डी को। जब एस डी को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो डी पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5, और एस पर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा, 4s1 और 3d5। तो आपका ये आपका पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा 6वां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें, हाँ 1 मिनट, हाँ ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक है। हाँ तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, क्षारीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार है। देखो भाई अब इसने देखो कंफ्यूज करने के लिए बोला है कि क्षारीय माध्यम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्षारीय माध्यम हो चाहे अम्लीय माध्यम हो और चाहे तो कौन सा माध्यम हो, उदासीन माध्यम, आपको अणु भार जो होता है, तुल्यांकी भार जो होता है वो रहेगा ही, ठीक है। तो आपको पता है K की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, प्लस है, और यहाँ MnO4 है, जो MnO4 है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, माइनस है, ठीक है। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था आपकी 1, इसकी भी 1 है, और इधर इसकी भी कितनी है, 1 है। तो टोटल जो ऑक्सीकरण अवस्था आपकी रही है मेरे भाई वो क्या है, अधिकतम 1 ही है। तो अब देखो इसका अणु भार निकालो, K का कितना हो गया, यदि टोटल इसका अणु भार निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, टोटल अणु भार निकालेंगे तो इनका जो आएगा मतलब अणु भार वो आ जाएगा 158, है ना। और तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करते हैं, अणु भार में संयोजकता से भाग लगाते हैं, है ना। तो संयोजकता कितनी निकाली थी, अधिकतम 1, तो 158 में 1 से भाग लगाएंगे तो 158 ही आएगा। मतलब आपका जो आंसर होगा वो सही आपका क्या हो जाएगा, 158, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कौन सी लेंथेनाइड सर्वाधिक प्रयोग की जाती है, मतलब कौन सा जो लेंथेनाइड है वो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलो तो मेरे भाई जो सीरियम नाम का जो लेंथेनाइड है वो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीरियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, जो आपका पूछा है गैडोलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। बट दोस्तों ये आपको मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं, ठीक है। बट इसने सम्मिलित किया है तो इसका हम आंसर जरूर बता देंगे, तो ये है ना। जो गैडोलियम है इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, बट ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलो अगला हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ना। ये बोल रहा है 3D श्रेणी, 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, मतलब जो 3D श्रेणी है ना, वो ही आपका जो पहली श्रेणी है, जो संक्रमण तत्वों की जो पहली श्रेणी है उसे बोलते हैं 3D श्रेणी, ठीक है। तो उसका अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था उस श्रेणी में कौन प्रदर्शित करता है, तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था 3D में मैग्नीज प्रदर्शित करता है, Mn, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फेरिक जो Fe है वो तो 2+ और 3+ ही करता है, ठीक है। और जो क्रोमियम है वो 1+ और 1+ और 3+ प्रदर्शित करता है, निकेल भी 1 और 2 करता है, तो लेकिन Mn हो जाता है ना, ये 4+ तक करता है, ठीक है। तो अधिकतम कौन करेगा, आपका Mn, आंसर आपका Mn हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, इसको हम छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मतलब Fe2+। देखो परमाणु क्रमांक Fe का कितना होता है, Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, है ना। लेकिन Fe2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए, तो मतलब कितने बचे, 24, है ना। अब ये 24 इलेक्ट्रॉनों को भरो, है ना, तो फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे वो आप देखोगे, ठीक है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मेरे भाई, 4 आएंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे डी में। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि जो डी में 4 आएंगे तो ये टोटल अपूर्ण होगा ना, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, 4 आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है, मतलब जो मैग्नीज है इसमें किस में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है मैग्नीज की, ठीक है। तो आपको ऑक्सीकरण अवस्था तो निकालना आता है तो आप निकालिए, तो मैग्नीज की सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था इसमें आएगी, ठीक है, KMnO4
4 में आएगी मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। आप निकाल लेना, ठीक है। अब चाहो तो मैं निकाल के ही बता दे रहा हूँ। के की 1, Mn की निकालना है तो x, O की कितनी होती है -2 और ये 4 O हैं तो ये कितना हो गया -8 आ जाएगी बराबर 0। 8 में से 1 जाएगा तो ये -7 बराबर 0। इसको इस तरफ भेज दो तो x बराबर क्या हो जाएगा +7। आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्लस की 7 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है Zr, मतलब जर्कोनियम तथा HF की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं लगभग एक समान होने के कारण क्या है। मतलब आपको पता ही है लेंथेनाइट संकुचन होता है तो परमाणु त्रिज्याएं कैसी हो जाती हैं, लगभग समान हो जाती हैं। तो आंसर आपका क्या होगा लेंथेनाइट संकुचन, ठीक है। चलो 1 मिनट मेरे भाई, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये आंसर इसके दिख रहे हैं बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये कह रहा है संक्रमण तत्वों के रंगीन होने के कारण क्या है। जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं, आपको ये आंसर दिखाना है, ठीक है। तो मेरे भाई जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। क्या होता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे क्या करते हैं, श्वेत ऊर्जा वाले प्रकाश से निश्चित ऊर्जा वाले प्रकाश का क्या कर लेते हैं, अवशोषण, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों को, ठीक है। चलो ये हमारे रिक्त स्थान आ गए, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्या है FeCO धातुओं को खाली स्थान कहते हैं। जो FeCO और जो Ni धातु हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं चुंबकीय धातुएं, ठीक है। क्या बोलते हैं, चुंबकीय धातुएं, या फिर लोह चुंबकीय धातुएं भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चुंबकीय धातुएं लिख सकते हो, आप लोह चुंबकीय धातुएं भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ त्रिसंयोजी धनायनों का आकार, मतलब जो त्रिसंयोजी धनायन होते हैं इनका जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, तो ठीक है। तो आपको पता ही है परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो त्रिसंयोजी धनायनों का जो आकार है वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर आपका लिख लेना आंसर घटता है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातु, मतलब जो कम से कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले जो संक्रमण धातु खाली स्थान प्रकृति के होते हैं, है ना। जो मतलब जो कम से कम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ऐसे संक्रमण धातु कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो आज आंसर देना है क्षारीय, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा K2Cr2O7 एक प्रबल खाली स्थान है जो केवल अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन का खाली स्थान परमाणु मुक्त करता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको आंसर आपका देना है K2Cr2O7 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ऑक्सीकारक है जो केवल अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन का खाली स्थान परमाणु देता है। कितने परमाणु देता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3, ठीक है। तो 1 मिनट हम बता देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा ऑक्सीकरण अवस्था और यहाँ पर आएगा 3 आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है और कहला है Zn केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ो, हमारा 6वां है, कह रहा है F ब्लॉक तत्व खाली स्थान तत्व होते हैं। F ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, अंतर संक्रमण तत्व होते हैं, है ना। F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतर संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदक तत्व भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा संक्रमण तत्व और उनके यौगिक खाली स्थान का कार्य करते हैं। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक किसका कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें आपको आंसर क्या देना है, उत्प्रेरक, ठीक है। चलो अगला है हमारा अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो F ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है n-2 F 1 से 14 n-2 F 1 से 14, n-1 D 1 से 10, ठीक है, और ns 1 से 2, है ना। ये होता है n-2 F 1 से 14, n-1 D 1 से 10 और ns 1 से 2, ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको पता है पोटेशियम, एक मिनट, हाँ पोटेशियम मैग्नेट बोला मेरे भाई, है ना। पोटेशियम इसने मैग्नेट बोला, परमैंगनेट नहीं बोला, है ना। तो पोटेशियम मैग्नेट का सूत्र होता है K2MnO4, ये होता है किसका, पोटेशियम मैग्नेट का रासायनिक सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
डी ब्लॉक तत्वों को खाली स्थान भी कहा जाता है, मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व उन्हें क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, क्या बोलते हैं इन्हें, संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, संक्रमण तत्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी के तत्व खाली स्थान कहलाते हैं। जो प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी है, मतलब आपको पता है जो डी ब्लॉक है इसकी कितनी श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं। ठीक है, कितनी श्रेणियां हैं, 2 श्रेणियां हैं। तो जो प्रथम श्रेणी है इन्हें बोलते हैं हम लैंथेनाइड तत्व। ठीक है, और दूसरी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड तत्व, है ना, आपको याद रखना है। और प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने तत्व रखे गए हैं, 14 तत्व रखे गए हैं। ठीक है, चलो तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं सही जोड़ियाँ। ठीक है, क्या दिखाएंगे, सही जोड़ियाँ। थोड़ा सा हम ऑप्शन छिपा लें। ठीक है, हाँ हो गया। ओके, तो देखो पहला है हमारा सिक्का धातु। पहला हमारा आंसर क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सिक्का धातु। सिक्का धातु कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिक्का धातु। ठीक है, तो आपको यहाँ सही आंसर लगाना है। तो दोस्तों जो आयरन होता है, IR लिखा है ना, अब यहाँ पर संकेत नहीं लिखा Fe का, यहाँ पर IR लिख दिया। IR मतलब क्या हो गया, आयरन। ठीक है, नो मिस्टेक हो गया है ना, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गया। जो सिक्का धातु है वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है। कॉपर, सिल्वर और जो गोल्ड है वो है सिक्का धातु। तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ ये हमारा पहला हो गया। सेकंड है अधिकतम अनुचुंबकीय है, मतलब सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय, सबसे ज़्यादा चुम्बक की ओर आकर्षित कौन होता है ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चुम्बक की ओर आकर्षित होता है वो होता है आपका Mn2+। तो हमारा ये सेकंड वाला हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा प्लेटिनम धातुएं। प्लेटिनम धातुएं क्या, तो प्लेटिनम धातुएं क्या होती हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आपको जो आंसर है वो आपको बताना है IR। जो प्लेटिनम धातुएं हैं वो होती हैं IR। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, फोर्थ है हमारा दुर्लभ मृदा तत्व है ना, दुर्लभ मृदा तत्व कौन है आपको ये बताना। ठीक है, तो दोस्तों F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं। नेक्स्ट है रंगीन एवं प्रतिचुंबकीय है, मतलब रंगहीन, मतलब इनका कोई भी रंग नहीं होता और जो चुम्बक से प्रतिकर्षित होते हैं वो कौन है, हमारा 5वां है। ठीक है, तो 5वें का दोस्तों आपका वो है Zn। ठीक है, तो Zn2+ होता है, वो रंगहीन होता है और प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयोग की जाने वाली धातु, तो आपको क्या है, निकेल है। इसका आंसर क्या है, निकेल। ठीक है, नेक्स्ट है सभी रेडियोधर्मी होते हैं, है ना, सभी रेडियोधर्मी, मतलब सभी रेडियोधर्मी कौन है, एक्टिनाइड। मतलब एक्टिनाइड जितने जो 14 तत्व हैं एक्टिनाइड, टोटल सभी तत्व कैसे होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी मतलब रेडियो किरणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं रेडियोधर्मी। ठीक है, आई होप कि आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम दोस्तों देखते हैं एक शब्द में आंसर। ये कुछ एक शब्द में आंसर हैं, आपको एक वाक्य में आंसर आपको ये देने हैं, जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहला है Cu2+ तथा Cu+ तथा Cu2+ में कौन आयन रंगहीन है, आपको बताना है इन दोनों में कौन सा आयन रंगहीन है। तो दोस्तों इन दोनों में जो Cu+ है वो रंगहीन है ना, इन दोनों में क्या होता है, जो Cu+ है वो क्या है, रंगहीन है। ठीक है, नेक्स्ट है एक अभिक्रिया में KMnO4 को K2MnO4 में परिवर्तित किया जाता है तो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। ठीक है, यदि एक अभिक्रिया में KMnO4 को K2Mn4 में परिवर्तित किया जाता है तो Mn की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें कितना परिवर्तन होगा, आपको बता दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी है, +7 है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। ठीक है, तो कितने का परिवर्तन है, 1 का परिवर्तन है, तो आपको आंसर क्या देना है, 1 का परिवर्तन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कौन सी श्रेणी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में कौन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। तो आंसर आपका होगा एक्टिनाइड। ठीक है, एक्टिनाइड अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है लैंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। लैंथेनम जो तत्व होते हैं इनकी कौन सी अधिक, केवल लैंथेनम की बात कर रहा है, La57 की बात कर रहा है। तो लैंथेनम में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है, तो इसका आंसर आपको दोस्तों देना है +3, है ना। जो लैंथेनम की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये सबसे अधिक स्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है K2Cr2O7 का
अम्लीय विलयन में तुल्यांकी भार कितना होगा। तो दोस्तों इसका तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल सकते हो। K2Cl2O7 का जो तुल्यांकी भार है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, वो अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। और इसका जो टोटल भार निकालोगे तो वो आएगा 98, और 98 में 2 का भाग दे दोगे तो आपका जाएगा 49, ठीक है। तो इसका जो तुल्यांकी भार है मेरे भाई वो कितना है, इसका 49, ठीक है। नेक्स्ट है Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो जो Fe3+ है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 5, है ना। कितनी होगी, 5 होगी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो आपको याद रखना है, 6वां है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा 7वां है ना। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में प्रयुक्त ऑक्सीकरण का नाम लिखिए। मतलब क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में प्रयुक्त ऑक्सीकरण का नाम लिख ली। किसका ऑक्सीकरण होता है वो आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण में, ठीक है। तो प्रयुक्त ऑक्सीकरण का नाम लिखिए। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा K2Cl2O7। K2Cl2O7 इसका नाम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक के तत्वों में Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। क्योंकि मतलब Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित क्यों नहीं करता, क्योंकि यह पूर्ण पूरित है। जो Zn होता है ना वो Zn पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण पूरित, इसलिए नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण पूरित, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉपर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। कॉपर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है, ठीक है, +2। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं। मतलब जो लूनर कास्टिक है वो किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए AgNO3। जो AgNO3 होता है इसे हम बोलते हैं लूनर कास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक के तत्वों में Zn परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, क्यों। आपको पता ही दिया ना, पूर्ण पूरित कक्षक है ना, पूर्ण पूरित कक्षक, मतलब इसमें ये पूरा भरा होता है, इसलिए इसमें ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण पूरित, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 13वां है हमारा, ठीक है। इसको हम दिखा देते हैं। HgCl2 तथा Ki का क्षारीय विलयन क्या कहलाता। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो HgCl2 है और जो Ki है इसका जो क्षारीय विलयन है वो क्या कहलाता है। तो आपको आंसर देना है नेसलर अभिकर्मक, ठीक है, नेसलर अभिकर्मक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 13वें का आंसर क्या है, नेसलर अभिकर्मक। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं। मतलब जो संक्रमण धातु हैं इनके लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। आपको पता ही ना है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। तो इस 14वें का आंसर आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो आई होप दोस्तों कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सारे ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे। और जो भी डाउट है, जिसमें भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इसमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो दोस्तों फिर अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।